हाय एवरीवन, जैसे कि हमने रिसेंटली हमारा एक इम्यूनोथेरेपी पे बहुत ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाला था। उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछी थी। एंड इसके अलावा हमने एक पोस्ट क्रिएट करी थी कि आपको इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट आप जानना चाहते हैं, तो आप उस पर अपने क्वेश्चन रेज करिए। हम दोनों यानी कि डॉक्टर विक्रम जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑलरेडी उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड मैं दोनों लोग मिलके उन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। एंड जैसा कि मैंने बताया, हम इम्यूनोथेरेपी पे सारे फटाफट इन्हीं लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। बस आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट पूछा है, कुछ लोगों ने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम, मेरी मदर को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेजाइनल वॉल डायग्नोज हुआ है, क्या इस केस में इम्यूनोथेरेपी काम करेगी? देखिए, जैसे उस वीडियो को अगर आप जाके देखोगे तो इम्यूनोथेरेपी बेसिकली एडवांस स्टेजेस में काम करती है। अगर आपकी मदर को इनिशियल स्टेज में वजाइनल वॉल्ट में कैंसर है तो सर्जरी का ऑप्शन, रेडिएशन का और कीमोथेरेपी का ऑप्शन ही जो है वो प्राइमरी ऑप्शन रहेंगे। अभी इस स्टेज में इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करेगी। ओके, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारा वाला वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि उससे ना आपको एक बेसिक क्लियर होगा और फिर आप जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूंगी कि वेजाइनल वॉल्ट के रिगार्डिंग जिन्होंने क्वेश्चन किया, वेजाइनल वॉल्ट होता क्या है? ये फीमेल जेनाइटल पार्ट है जिसका कैंसर में जो मेन ट्रीटमेंट होता है या तो सर्जरी या रेडिएशन होता है। अगर वो मेटास्टेटिक हो जाए, जैसे कि सर ने भी बोला, एडवांस स्टेज में जिसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फेल हो गया है, उनमें इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं। बट इट इज रिकमेंडेड और इट इज अंडर ट्रायल। नहीं, वी कैन मतलब ओके, वी कैन यूज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, इसी क्वेश्चन में ही था ये कंटिन्यूटी में। 3 कीमोथेरेपी ऑलरेडी डन, नेक्स्ट कीमोथेरेपी गिवन ऑन दिस डेट एंड सिस्टोस्कोपी इज डन। क्या यूरिनरी ब्लैडर में भी कीमोथेरेपी का रोल होता है? अगर ये यूरिनरी ब्लैडर इम्यूनोथेरेपी अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाँ, देखिए, कुछ कैंसर्स हैं जहाँ पे कि अब इम्यूनोथेरेपी धीरे धीरे करके अपफ्रंट में भी आ रही है। अपफ्रंट का मतलब है कि इनिशियली केवल मेटास्टेटिक डिजीज स्टेज 4 में ही इम्यूनोथेरेपी का रोल था। कुछ कैंसर्स जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, या फिर लंग कैंसर हो गया जो PD-L1 पॉजिटिव होते हैं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर हैं, इनमें हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट में एज अ मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी को यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब मेन ट्रीटमेंट तो आई थिंक सर्जरी एंड रेडिएशन रहेगा, उसके बाद हाँ, जैसे कि हम मेन ट्रीटमेंट देंगे और अगर उसके बाद डिजीज रेसिडुअल रह जाती है कीमोथेरेपी के बाद, अब सर्जरी कर लेते हैं हम, तो उसके बाद 1 साल का मेंटेनेंस निवोलोमैब कीमोथेरेपी जो है वो इंडिकेटेड है। ओ, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जितना मुझे पता है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर जब भी डायग्नोज होता है या तो सर्जरी मतलब मस्ट है। अगर जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं उनमें रेडिएशन, उसके बाद आप इम्यूनोथेरेपी बोल रहे हैं? नहीं, जिन कैंसर्स में हम पहले कीमोथेरेपी दे देते हैं और सर्जरी कर लेते हैं, अगर रेसिडुअल डिजीज रह जाती है उन पेशेंट्स में, तो उसमें हम जो है इम्यूनोथेरेपी मेंटेनेंस देते हैं। बट ऐसे अपफ्रंट फर्स्ट लाइन नहीं है अभी यूरिनरी ब्लैडर में, राइट? हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार, क्या इम्यूनोथेरेपी किसी पर्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होती है या किसी भी कैंसर में वर्क करती है? स्टमक कैंसर में आफ्टर सर्जरी कीमो रेडिएशन कीमो चल रही है, इसके बाद क्या इम्यूनोथेरेपी का प्लान किया जा सकता है? नहीं, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन हो गया है, कीमो रेडिएशन चल रहा है, तो इसके बाद इम्यूनोथेरेपी का स्टमक कैंसर में कोई रोल नहीं है। ओके, बट अगर इन फ्यूचर ये कैंसर मेटासाइज हो जाए, स्टेज 4 हो जाए, अगर इन फ्यूचर में आपका सारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाए और डिजीज बची रह जाए, खत्म नहीं हो पाए, उस केस में हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। ओके, बट अभी ट्रीटमेंट जो है वो आपका सर्जरी, रेडिएशन और कीमो, ये 3 मोडेलिटीज ही मेन मोडेलिटीज है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोथेरेपी की 14 साइकिल हो चुकी हैं मैम, और कितनी साइकिल चलेंगी? बक्कल म्यूकोसा का केस है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि बक्कल म्यूकोसा का केस है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये समझ रहे हैं इस चीज से कि वो एडवांस डिजीज होगी, क्योंकि हमने पहले बताया है कि अर्ली स्टेज में तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी ही होते हैं। तो अगर एडवांस स्टेज यानी कि या तो डिजीज बहुत एडवांस हो गई है या फिर अनरिसेक्टेबल है या मेटास्टेटिक स्टेज 4 है, उन केसेस में अगर हम इम्यूनोथेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं
तो उसकी आइडियल इंडिकेशन यानी कि उसका आइडियली जब तक कि बीमारी आगे ना बढ़े, प्रोग्रेस नहीं हो या फिर इम्यूनोथेरेपी की टॉक्सिसिटी ना आए, तब तक कि हमें इम्यूनोथेरेपी देनी होती है। यानी कि अगर 14 साइकिल्स हुई हैं तो प्रोबेबली आप उसको देते रहेंगे या तो 20 साइकिल, 25-30, जब तक कि या तो बीमारी उस पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे और बीमारी बढ़ना शुरू कर दे, या फिर पेशेंट को कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी हो जाए जो इम्यूनोथेरेपी की वजह से हो। तो एडवांस केसेस में इम्यूनोथेरेपी की नंबर ऑफ साइकिल्स फिक्स नहीं है, वो हमें देनी होती है। ओके, मतलब कुल मिला के लेकिन हेड एंड नेक कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का ऐसा रोल नहीं है अपफ्रंट सेटिंग में। मतलब आप लोग सोचें कि इम्यूनोथेरेपी ले लें, रेडिएशन ना लें या सर्जरी ना लें जिन केसेस में इंडिकेटेड होती है, तो ऐसा नहीं है। हेड एंड नेक कैंसर में स्टेज 4 में ही इम्यूनोथेरेपी का रोल है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, हेलो मैम, प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1 में इम्यूनोथेरेपी हो सकती है क्या रेडिएशन थेरेपी के साथ? एज है 80+। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बार बार वही बात जो घूम के आ रही है। एक्चुअली कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं उसको मतलब गाइड भी किया है चीजों ने, इम्यूनोथेरेपी को कुछ लोगों ने मिसयूज किया है इनफैक्ट, हाँ, राइट। कुछ ऐसा बना दिया है कि इम्यूनोथेरेपी जो है वो कोई मैजिकल ड्रग है, क्योंकि बीच में एक डोस्टेलीमैब एक इम्यूनोथेरेपी होती है, उसका भी 1 साल पहले ही पेपर में आया था कि 14 केसेस को ट्रीट किया और वो क्योर हो गए। उसके बाद से लोगों के दिमाग में ऐसा आना शुरू हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वाला न्यूज मुझे याद है डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर वो बहुत हाइप हुई थी। हाँ। हर जगह न्यूज़पेपर में, रील्स में एंड न्यूज में सब जगह लोग यही बता रहे थे कि चमत्कार हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट मिल गया, जबकि जो वो डेप्थ है उस चीज की वो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा था। सिर्फ 14 केसेस उन्होंने ट्रीट किए थे और उन्होंने मतलब उसी टाइम का रेस्पॉन्स बताया था। हाँ, उसके बाद बताया था, राइट। और ऐसा तो बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारे कैंसर में होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट जब लेते हैं पेशेंट डिजीज फ्री हो जाते हैं। बट मैटर ये करता है कि वो ट्रीटमेंट ने पेशेंट को कब तक सर्वाइवल डिजीज फ्री रखा, राइट। और 14 नंबर ऑफ केसेस तो टू स्मॉल नंबर। और फिर नंबर की बात नहीं है, फॉलो अप इम्पोर्टेंट होता है कि मान लिया आपने रिस्पॉन्स आपका आ गया और 3 महीने बाद वो चला गया, है ना, तो हमें सर्वाइवल कितना दिया उसने, परमानेंट क्योर किया नहीं किया, क्वेश्चन तो सारे ये हैं। राइट। कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा मैटर तो यही करता है कि बीमारी हमेशा के लिए गायब हो जाए या फिर कम से कम लंबे समय तक के लिए हमें उसने रिस्पॉन्स दिया है। एक्यूट रेस्पॉन्स किसी भी ट्रीटमेंट का जस्टिफाइड नहीं है। ये तो मोस्टली ट्रीटमेंट से होता ही होता है। मैं बहुत सारे हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन देती हूँ, डिजीज फ्री हो जाते हैं, लेकिन बेचारे वो 6 साल बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद डिजीज के साथ आ जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता फिर उस चीज का। लेकिन वो न्यूज बहुत हाइप हुई थी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट मैं लेना चाहूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन होना चाहिए। 8 साल से CML यानी कि ल्यूकीमिया, ये CML एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, पेशेंट को था और इमेटिनिब की टैबलेट ले रहे हैं। मैरिड लाइफ तो सही है, क्या वो बेबी प्लान कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए CML में जो पॉइंट है वो ये कि आपको अगर इमेटिनिब लिया है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यू हैव टू कंटिन्यू, तो इमेटिनिब चलेगा। इसमें एक चीज होती है ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल CML में, उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। जो आपके डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको उन क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो रहे हो कि अगर आपका रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उसको कैटेगरी होती है लॉक 4 से अच्छा रिस्पांस अगर आपका आ रहा है और आपने कोई इंटरप्शन ट्रीटमेंट में नहीं किया है और लगातार मिनिमम आपने 2 या 3 साल से इमेटिनिब आप ले रहे हो, आपकी इनिशियल डिजीज स्टेटस क्या था, उन सब से हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पेशेंट जहाँ पे वो सारा क्राइटेरिया फिट हो रहा होता है और पेशेंट इज रेडी टू फॉर अ क्लोज फॉलो अप, उन पेशेंट में हम ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल इमेटिनिब से दे सकते हैं। यानी कि हम उन स्पेसिफिक पेशेंट्स में कुछ समय के लिए इमेटिनिब को बंद कर सकते हैं। तो ये एक टाइम हो सकता है, क्योंकि देखिए इशू ये है कि ऐसा नहीं है कि इमेटिनिब से आपके जो फर्टिलिटी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए आप नॉर्मली स्पर्म जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वहाँ पे जाके अपने स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक भी करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो क्वांटिटी या क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इस बारे में बात कर सकते हैं कि अगर आपको वो ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल दे सकें 2 या 3 साल का, तो उसमें फिर आप वो स्पर्म की क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो ये जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन होगा। उसमें मतलब आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आपकी फैमिली प्लस जो स्पर्म के जो फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं,
उन सब की ओपिनियन से जो है वो एक डिसीजन आएगा रिगार्डिंग जो है फ्यूचर अगर आपको बेबी मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से आपने ऐसे रैंडम पूछा और हम लोग इसका कुछ पर्टिकुलर आंसर दे दें। बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, तब जाके ये डिसीजन लिए जाते हैं। एंड सेकंड क्या होता है कि हम दोनों की तरफ से शायद ये एक मैसेज है कि कभी भी अगर एक चाइल्ड बियरिंग एज में कैंसर डायग्नोज हो रहा है और फैमिली कंप्लीट नहीं है, आपको फ्यूचर में बेबी प्लान करना है, तो हमेशा बेस्ट होता है ओवम प्रिजर्वेशन और स्पर्म प्रिजर्वेशन, ताकि अगर आपका ट्रीटमेंट चले तो उस ट्रीटमेंट से जो ये सेल्स हैं जिनसे बेबी प्लान होगा उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, बेबी के लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो जाएं। तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप अपना स्पर्म और ओवम प्रिजर्वेशन कराएं। ऑलरेडी बहुत सारी बैंकिंग स्कीमें चलती हैं एंड जब इस एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में कोई भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस हमेशा करते हैं, और नहीं भी करते तो आप अपनी तरफ से अपनी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स मतलब फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं कराना चाहते हैं ट्रीटमेंट से पहले। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, बेसिकली जो पेशेंट्स यंग एज में कैंसर्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो यंग एज के पेशेंट्स यानी कि टेस्टिकुलर कैंसर्स या फिर ओवरी में कुछ जर्म सेल ट्यूमर्स हैं जो कि काफ़ी यंग एज में डायग्नोज हो जाते हैं, यानी कि 18-19 की एज में, जो कि बहुत ही यंग एज है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स भी हैं, वो 30, 40, 50 से मिलते हैं, बट ये जर्म सेल ट्यूमर वाले पेशेंट्स जो होते हैं ये बहुत कॉमन होते हैं, जो कि 16, 17, 18, 19 या फिर हॉजकिंस लिम्फोमा के पेशेंट। तो बेसिकली वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम, तो मेरा एडवाइस जैसे रोखन ने बताया, जैसे प्राइमरी एडवाइस यही है कि आप नंबर 1 पे कोशिश करें कि स्पर्म या ओवम को प्रिजर्व करा लें। बट किसी रीज़न से या फिनेंशियल किसी रीज़न से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो होता ये है कि ट्रीटमेंट कंप्लीशन के 2 या 3 साल में ऐसा देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% पेशेंट्स की फर्टिलिटी यानी कि ओवम और स्पर्म दोबारा से बढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी पहले की तरह हो जाती है। बट 10% पेशेंट्स में देखा गया है कि या तो क्वालिटी या क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है कि 90% पेशेंट्स वैसे देखा जाए तो फर्टिलिटी को रिगेन कर लेते हैं, बट 10% भी एक बड़ा फिगर। तो इसलिए बेटर ये है कि आपको पहले ही जो है स्पर्म या ओवम बैंकिंग के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कीमो रेडिएशन चल रहा है, क्या इसके बाद इम्यूनोथेरेपी करवा सकते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट मेरा ऐसे ही क्वेश्चन है कि क्या इम्यूनोथेरेपी का ऐसा, मतलब ऐसे कौन से कैंसर हैं जिनमें हम ये बोलेंगे कि नहीं इम्यूनोथेरेपी अपफ्रंट देनी चाहिए? हाँ, जैसे मैंने बताया अभी, ये इन्होंने बोला है कीमो रेडियोथेरेपी, तो ऐसा लंग कैंसर में होता है। लंग कैंसर में जो एडवांस स्टेज होते हैं, स्टेज 4 की बात नहीं कर रहा मैं, जो स्टेज 3 कैंसर्स होते हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, उन कैंसर्स के अंदर नॉर्मली हम रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद 1 साल की मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी जो है वो आज की डेट में आ चुकी है, मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी विद डुरवैलुमैब। तो ये उसकी इंडिकेशन हो गई है। ऐसी लंग कैंसर में अगर हम पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर PDL1 पॉजिटिव है तो उसमें भी 1 साल का मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी रोल है। लंग में हो गया, आई थिंक लिवर में भी है अपफ्रंट ना, लिवर मेटास्टेटिक डिजीज में, मेटास्टेटिक में है। तो ज़्यादातर केसेस में ना मेटास्टेटिक डिजीज में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, संजीव कुमार जी का है। डॉक्टर, माय वाइफ हैड ओवेरियन कैंसर, then we had to do an emergency operation, but now doctor are saying that it's a spreading cancer. Can Dr. Sahab, can immunotherapy provide any relief, because chemotherapy is currently going on? I was just watching your video, please help us. Oh, thank you so much. तो क्या ओवेरियन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल है along with कीमोथेरेपी या फिर बाद में? हाँ, लेकिन हम एडवाइस यही करेंगे कि इनिशियली एक टारगेट थेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी अगर चल रही है तो पहला जो सेकंड लाइन अगर हम ऐड करते हैं किसी को तो वो टारगेट थेरेपी होती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन बेवेसिजुमैब, जो VEGFR इनहिबिटर्स होते हैं। तो एडवाइजेबल है कि अगर आपकी केवल कीमो चल रही है तो इम्यूनो से पहले आप VEGF इनहिबिटर्स के लिए अपने डॉक्टर से डिस्कशन करिए। उसके बाद अगर डिजीज एडवांस हो जाती है, मल्टीपल लाइंस प्रोग्रेशन हो जाता है, देन डेफिनेटली आजकल यू कैन गो फॉर इम्यूनोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अजय पांडे जी का। वो कह रहे हैं कि मैम मेरे को कॉन्ड्रोसार्कोमा है, इसका ट्रीटमेंट में क्या इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव है?
बोनी देखिए, ट्यूमर्स में हाँ, मुझे नहीं लगता कि इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा भी बोनी रोल है। ट्यूमर्स में कोई उसका रोल नहीं आया। इनफैक्ट कॉन्ड्रोसार्कोमा थोड़ा रेजिस्टेंट टाइप का ट्यूमर होता है, तो उसमें द मेन मोडेलिटी इज सर्जरी ओनली। इनफैक्ट Right. कीमो इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, कीमो का रोल भी जो है उसमें कंट्रोवर्शियल है, रेडिएशन का भी प्लस माइनस है, और इम्यूनोथेरेपी का तो अभी हमें लगता नहीं कोई इस पे स्टडी मोस्टली सार्कोमास का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो सर्जरी ही होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं और उनको सर्जरी करके निकाल देते हैं। बाकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे रेडिएशन एंड दी एडजुवेंट कीमोथेरेपी डिसाइड होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि सर्जरी अवॉइड करके आप बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोनी कैंसर से रिलेटेड है। क्या ईविंग सार्कोमा में इम्यूनोथेरेपी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में यूज कर सकते हैं? कीमो, रेडिएशन और सर्जरी यूज करने के बाद इम्यूनोथेरेपी का यूज रिलैप्स और रिकरेंट के चांसेस रिड्यूस कर सकता है? नहीं, मतलब पहली चीज तो यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इविंग्स में कोई रोल नहीं है। इविंग्स का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, आई थिंक। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी जहाँ तक मुझे पता है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कीमोथेरेपी चलती है। इविंग सार्कोमा में 2 प्रोटोकॉल रहते हैं। एक प्रोटोकॉल में अराउंड 48-49 वीक्स की कीमोथेरेपी चलती है। कंप्रेस्ड भी आ गया आजकल यूरोपियन प्रोटोकॉल, उसमें थोड़ा सा कम इन्होंने 28 वीक्स के आसपास कर दिया है। बट इविंग सार्कोमा में आप इम्यूनोथेरेपी की तरफ सोचे नहीं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो उसका है वो कीमोथेरेपी फॉलोड बाय बीच में सर्जरी होगी, अगेन देन कीमोथेरेपी, तो वो उसी प्रोटोकॉल पे जाइए, उसमें इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये बाय प्रोफेशन इटसेल्फ ही इज डॉक्टर। I have stage 2 prostate cancer. Can I take immune treatment? Where I can get this treatment? What will be outcome? Please let me know all about my queries. Thank you. देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के अंदर तो इम्यूनोथेरेपी का रोल अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है ना कि एक समराइज वे में ना प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आप अपने इनपुट्स दो। जहां तक मेरा है, बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्रोस्टेट कैंसर हाईली क्यूरेबल कैंसर होता है, राइट? प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होने पे डरना नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे होता है। लो रिस्क, इंटरमीडिएट, वेरी लो एंड हाई इंटरमीडिएट, देन हाई, इसके बेसिस पे होता है। एंड ऑल कैटेगरीज में ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव। वेरी अर्ली और लो रिस्क में ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं हम पेशेंट को। तो हार्मोन का बहुत अच्छा रोल है, देन सर्जरी एंड देन रेडिएशन। कीमो का रोल स्टेज 4 में है, और बाकी कीमो के रोल के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, मैं पहले थोड़ी सी बात को, आपके बात को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहूँगा कि हाईली क्यूरेबल नहीं है, बट बहुत स्लो प्रोग्रेसिव कैंसर होता है। तो बट अर्ली स्टेजेस में तो इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं, ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट। उसका यही रीजन है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव कैंसर होता है। तो अगर स्टेज 4 का कैंसर भी अगर आपके पास में आ रहा है, तो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उसको भी, वो भी कई साल जो है वो निकाल लेगा, सर्वाइव कर लेगा। क्योर के बारे में तो कहना मुश्किल है एग्जैक्टली कि क्योर रेट कितना है, बट प्रोग्रेशन इतना स्लो है कि अगर आप स्टेज 2-3 में भी हैं तभी भी आप 8-10 साल 15 साल निकाल लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। यही रीजन है कि हम जो अर्ली स्टेज, बिल्कुल अर्ली स्टेज लो रिस्क कैंसर्स होते हैं, उनमें हम केवल ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं कि उसमें अभी ट्रीटमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि पता है कि बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेगा, तो 4-5 साल तो बिना ट्रीटमेंट के भी पेशेंट निकाल सकता है। सेकेंड, प्रोस्टेट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट जो है, बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, उसका खाना जो होता है, दैट इज अ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वो खाना होता है, वो ही खाएगी और वो अपना जो है ग्लैंड, जो ट्यूमर है, वो बढ़ेगा। तो नंबर 1 जो मोडेलिटी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है, उसमें वो टेस्टोस्टेरोन को रोकना है। उसको या तो हम बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी यानी कि टेस्टिस के रिमूवल से कर सकते हैं, या फिर कुछ हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं, GnRH एनालॉग्स या एंटागोनिस्ट, उनको देख के कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो जाता है। उसके बाद जो बाकी के मोडेलिटीज़ है, बहुत अर्ली स्टेज है तो सर्जरी कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी एडवांस हो गई है, सर्जरी नहीं हो सकती है, तो CCRT रेडिएशन के साथ में कीमो दे सकते हैं। और मेटास्टेटिक डिजीज हो गई है तो आजकल बहुत सारी ओरल टैबलेट्स आ गई हैं, जिसमें कि एबिराटेरोन, एंजालुटामाइड, तो वो हम टैबलेट दे सकते हैं। केवल टैबलेट पे ही पेशेंट काफ़ी अच्छा टाइम निकाल देता है। उसके बाद भी अगर बहुत एडवांस डिजीज़ है, उस डिजीज़ के अंदर हम लोग कीमोथेरेपी को भी यूज़ करते हैं। राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा गुप्ता का। हेलो मैम, क्या GBM ब्रेन ट्यूमर ग्रेड 4 में दे सकते हैं इम्यूनोथेरेपी? इसका सर्वाइवल रेट क्या है? दिल्ली में कहाँ दे सकते हैं? आई थिंक ब्रेन ट्यूमर में इम्यूनोथेरेपी का रोल नहीं है, बट टारगेटेड थेरेपी का है, विवासुजुमैब वगैरह, आई थिंक बिल्कुल। बट इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है।
एंड रही सर्वाइवल की बात, तो GBM इज़ काइंड ऑफ वेरी बैड प्रोग्नोसिस ट्यूमर। ये WHO ग्रेड 4 में आता है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी के बाद रेडिएशन, ये मस्ट है, क्योंकि कोई भी सर्जन, न्यूरोसर्जन GBM को कभी भी कम्प्लीटली रिसेक्ट नहीं कर सकते। ये इनफिल्ट्रेटिंग टाइप का होता है, तो कभी भी इजीली रिसेक्ट हो ही नहीं पाता। इसीलिए हमेशा ज़्यादातर केसेस में सर्जरी के बाद 99.9 केसेस में रेडिएशन देना ही होता है। तो मेन ट्रीटमेंट ये होता है, इसके साथ कैप्सूल टेमोजोलामाइड चलता है, दैट इज द काइंड ऑफ द ओरल कीमोथेरेपी, एंड उसके बाद भी 6 महीने तक हम ओरल कीमोथेरेपी देते हैं। तो कुल मिलाकर ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। बट जब भी डिजीज लौट कर आती है, देखते हैं कि कितने टाइम के बाद लौट कर आई है, क्या हम दोबारा सर्जरी करा सकते हैं या रेडिएशन कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है, देन वी गो फॉर द पैलिएटिव काइंड ऑफ द chemotherapy, either in the form of the targeted therapy or the oral other options. So basically GBM में इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरे भाई का हेड एंड नेक कैंसर है, सारे प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद 6 महीने के बाद रिकरेंस हो गया सेम जगह पर, और अभी 11 साइकिल इम्यूनोथेरेपी के चल रहे हैं, वो काफ़ी ठीक है, CT स्कैन में भी सब कुछ अच्छा है, क्या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करा सकते हैं अब इम्यूनोथेरेपी के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है कि हेड एंड नेक कैंसर अगर आप बता रहे हो कि ट्रीटमेंट प्राइमरी हो गया और वो रिलैप्स कर गया, तो इसका माने कि ये है कि इम्यूनोथेरेपी कोई भी, अगर आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी डिजीज को वैनिश नहीं करेगी एडवांस स्टेज में। अगर आप उसको स्टेज 4 में दे रहे हो तो कभी भी वो डिजीज को वैनिश यानी खत्म नहीं करेगी। किसी भी कैंसर को खत्म करने के लिए 2 मोडेलिटीज होती हैं, या तो सर्जरी से ट्यूमर वैनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है, या फिर रेडिएशन से हो सकता है। आपको अभी अगर पेट स्कैन आपने कराया हो, कोई भी स्कैन कराया हो, आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, इसका माने ये मत मानिए कि कैंसर खत्म हो गया है। ये हो सकता है कि कैंसर इतना छोटा हो गया है, वो माइक्रोस्कोपिक हो गया है, जो कि पेट स्कैन में अभी आ नहीं पा रहा है। इस केस में अगर आप किसी भी सर्जरी के लिए जाएंगे और इवेंचुअली अगर आगे जाके वहाँ पे कैंसर के सेल्स प्रेजेंट हुए, तो वो फ्लैप नेक्रोसिस, हीलिंग नहीं हो पाएगी, फ्लैप नेक्रोसिस हो जाएगा। तो इसमें आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप इम्यूनोथेरेपी को जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर टॉक्सिसिटी नहीं आ रही है या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। ओके डॉक्टर साहब, एक ये अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। आरती सिंह का क्वेश्चन है कि मैम CA पैनक्रियाज डायग्नोज हुआ था, सर्जरी हो गई है, नाउ इट्स पैथोलॉजिकल T2N1M0, ठीक है, क्या अब हम इस केस में इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं? नहीं, इसमें कीमोथेरेपी लीजिए। ये जो गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इन सब में ना कीमो का बहुत अच्छा रोल होता है और बहुत अच्छी काइंड ऑफ कीमोथेरेपी होती है, और इन केसेस में क्या स्टेज 4 में इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं? हाँ, स्टेज 4 में तो किसी भी आजकल ऑलमोस्ट मोस्ट सभी कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी आ गई है। एज ए ट्रायल मतलब लिया ही जाता है। बट अभी आप हर जगह को स्टेज 2-3 में, अभी तो आपका अगर सर्जरी हो गया, अच्छे से रिपल्स प्रोसीजर हो गया है, तो यू गो फॉर द कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर हमको ओरल कैंसर 4 स्टेज कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ है, हमारी सर्जरी हो गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं 36 साइकिल रेडिएशन लगेगा, रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत हैं, क्या रेडिएशन का कोई विकल्प है क्या? A65 है, क्या इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या सेफ रहेगा, मुझे गाइड करिए। मतलब कुल मिला के जो क्वेश्चन जो मुझे समझ आया, इनका मुंह का कैंसर था, सर्जरी हो गई, अब ये रेडिएशन को रिप्लेस करना चाहते हैं इम्यूनोथेरेपी से, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल राइट। हमेशा हेड एंड नेक कैंसर में सर्जरी हो गई है और अगर आपके सर्जन या आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि रेडिएशन लगेगा, प्लीज ये गलती से भी मत करना कि आप कोई और ऑप्शन देखो, क्योंकि जब अगर कैंसर लौट के आया तो वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होगा, और मुंह के कैंसर, इस हिस्से के कैंसर बहुत ही जल्दी लौट के आते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट लेने में डिले कर दिया। इम्यूनोथेरेपी का रोल डॉक्टर साहब ऑलरेडी इतनी बार बता चुके हैं कि हेड एंड नेक कैंसर में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 4 में है, अपफ्रंट सेटिंग्स में कहीं नहीं है। कोई भी दे रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ से पढ़ के कौन सी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद भी टंग में 1/1 सेंटीमीटर का कैंसर हो गया है, इसमें इम्यूनोथेरेपी काम करेगी? हाँ, देखिए अब इसमें हमें तो काइंड ऑफ रिकरेंस या रिलैप्स हो गया। पहले हमें इसमें ये देखना है कि ओरल कैंसर्स, मैंने पहले ही बताया था कि ओरल कैंसर्स और सर्जिकल कैंसर्स, तो नंबर 1 पे तो हमें ये देखना है कि अगर वो दोबारा से सर्जरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर रिकरेंस के बाद ओरल कैंसर में हमें किसी भी कैंसर को क्योर करना है तो केवल एक ही तरीका है, वो है सर्जरी का। तो अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, अगर वो सर्जरी हो सकती है तो गो फॉर सर्जरी। इन केस अगर सर्जरी नहीं हो सकती और रेडिएशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, देन डेफिनेटली यू गो फॉर इम्यूनोथेरेपी, बट इंटेंट हमारी जो है उसमें वो क्यूरेटिव नहीं रहेगी।
अगला क्वेश्चन है जो कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन एक मतलब डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। हीरो केशवानी जी का क्वेश्चन है ये, कैन इम्यूनोथेरेपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेडिएशन एंड द कीमो ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द सर्जरी इन द हेड एंड नेक कैंसर कैन बी टेक एज ए प्रिकॉशन? नो। मतलब ये चाहते हैं कि हम ना इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इम्यूनोथेरेपी को ले लें ताकि वो कैंसर लौट के ही ना आए। देखिए थोड़ा सा ना इसमें फिर आप पुराना वाला वीडियो हमारा इम्यूनोथेरेपी के ऊपर है, वो भी देख लीजिएगा। इम्यूनोथेरेपी इम्यूनो बूस्टर नहीं है। आप वो वीडियो में हमने मैकेनिज्म बताया है इम्यूनोथेरेपी का, वो इम्यूनो बूस्टर नहीं है। जब हमारे शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं जिसको कि हमारा शरीर बाहर के सेल्स की तरह ट्रीट करता है और हमारे बॉडी के टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उस कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं, तो वो कैंसर सेल्स अपने कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को जनरेट करते हैं जो कि हमारे टी सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे टी सेल्स उन कैंसर सेल को मार नहीं पाते हैं। इम्यूनोथेरेपी उस ब्लॉकेज को हटाता है और हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करता है कि वो कैंसर सेल्स को मारें। अब आप ऐसे मान के चलें कि अगर आपका सारा ट्रीटमेंट हो गया, आपका सारा कैंसर खत्म हो गया, तो वो टी सेल, जब कैंसर सेल ही नहीं बचे, आपने सर्जरी करा ली, रेडिएशन करा लिया, तो कैंसर सेल ही नहीं बचे, तो वो ब्लॉकेज मैकेनिज्म कहाँ से आएगा? ये कोई नॉर्मल इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर रहा है कि नॉर्मल आदमी इम्यूनोथेरेपी लेगा तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ये तो वो जो मैकेनिज्म हमारा है कैंसर के सेल्स को मारने का, जो कैंसर के सेल्स ने उस मैकेनिज्म को ब्लॉक किया है हमारे टी सेल्स को, तो जब तक कैंसर के सेल ही नहीं होंगे तो इम्यूनोथेरेपी का रोल क्या है? तो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट CCRT इम्यूनोथेरेपी का एज सच कोई रोल हेड एंड नेक कैंसर में नहीं आया है। राइट। आई थिंक डॉक्टर साहब हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो भी हमारे पेजेस पे यूट्यूब वीडियो पर आए थे। अगर फिर भी इसके बाद अगर किसी को अभी भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना, हम लोग डिस्कस करके उसका रिप्लाई देंगे। एंड आई थिंक यहाँ पे ना इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये कन्वे करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि मैम आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि आपके बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि मुझे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ओपिनियन चाहिए थी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो। तो हम दोनों ये बताना चाहते हैं कि हम इंदिरापुरम में हमारा खुद का सेटअप है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर विक्रम से कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए या रेडिएशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ओपिनियन चाहिए, तो आप आराम से सेकंड लाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो इस नंबर के थ्रू। अगर कोई वैसे फिजिकली मिलना चाहता है तो आप इस नंबर पे बात करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं एंड जो हमारा लोकेशन है, वर्क प्लेस, वो है हमारा दिल्ली NCR गाजियाबाद साइड में हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग मिलके काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है। तो ये गाजियाबाद साइड में है। बहुत सारे पेशेंट मुझे मतलब दिल्ली साइड से, गुड़गांव साइड से या फिर उस साइड की पेरीफेरी से मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारा कहाँ पर है हॉस्पिटल या हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली हम इंदिरापुरम में गाजियाबाद साइड में प्रैक्टिस करते हैं और ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर कभी भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं फॉर सेकंड ओपिनियन एंड फॉर फिजिकली कंसल्टेशन। एंड आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम, आपने बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी के बारे में बताया, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए। इसके बाद किसी को डाउट हो प्लीज़ पूछिए एंड हमारा पुराना वीडियो जरूर देखिए। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के कैंसर्स पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं एंड प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।